जी उपस्थित है। मैं आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ, उनको सादर आमंत्रित करें। जी, आदरणीय दीदी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आदरणीय सभी सदस्यों को नमन करते हुए आज के योगाचार्य जी को पुनः धन्यवाद। योगाचार्य जी ने जो योग की कक्षा ली निरंतर द्वितीय दिवस पर और साथ में जो हमने ऊर्जा संग्रहित की है, उसके साथ-साथ एक बात निश्चित हो जाती है कि इस देश के लिए आचार्यों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। आज के आचार्य जी की इस सत्र के बाद हम जब द्वितीय सत्र में जाते हैं, तो द्वितीय सत्र में हमारी आचार्य श्री डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी उपस्थित हैं और नित्य निरंतर सप्ताह के इस दिवस को भारत के गौरवमयी इतिहास की झलक के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं और इसी अनुसरण के द्वितीय भाग में आज आचार्य शुक्राचार्य यानी शुक्र जी की जो नीति है उस पर पुनः आगे की वार्तालाप है कि कितनी महत्वपूर्ण हमारी नीतियाँ हमारे आचार्यों ने तैयार की और उनके भी आचार्यों ने हमारी जो नीति है, नीति शास्त्र है, उसका संपादन किया, उसमें कुछ नया जोड़ा और आगे बढ़ाया। आज हम पुनः आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को सुन रहे हैं इसी विषय पर। आप सभी की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चुपासते तया मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। सदन में उपस्थित सभी बहनों भाइयों के लिए मैं हृदय से नमन करता हूं। आपका वंदन अभिनंदन। आप सभी राष्ट्र प्रहरी हैं, संस्कृति रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, इसलिए आपका वंदन अभिनंदन बहुत आवश्यक है। आदरणीय रामानुज जी जो स्वयं ही राम के अनुज हैं, उनका कितना प्यारा नाम है और उसी नाम के अनुकूल उन्होंने योग कराया। इसके अतिरिक्त वेद का वही मंत्र आज उन्होंने उच्चारण किया जो शांति पाठ के नाम से जाना जाता है। शांति 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 अंत में कहा जाता है, 3 बार बोला जाता है, मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में शांति हो। तीनों का अर्थ होता है मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में, तीनों में शांति हो, समन्वय हो, संतुलन हो। जो लोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष में, तीनों में शांति। इतनी ऊंची कल्पना वनस्पतियों में जाकर के देखा ऋषियों ने, सब सुनियोजित ढंग से हो रहा है, सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। आपह शांति रापह जो बोला गया। जल में देखा कि सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, सही समय पर मानसून बनता है, सही समय पर वर्षा होती है, जितना आवश्यक होता है सब जगह बरसाता है। अब आपके पेट, धरती का पेट भरा जा रहा है। जो आपके लिए जीवन रक्षक जल है, उससे धरती को तृप्त किया जा रहा है। सही समय पर सारा कुछ होता रहता है और उस होते रहने की व्यवस्था को देख करके ऋषियों ने कहा कि आप है, यानी जल में जो शांति है, औषधियों में जो शांति है, वो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुकूल होता रहता है। सब वनस्पतियों में, औषधियों में, जो लोक में, अंतरिक्ष में,
सर्वत्र सब कुछ एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है। सूर्य आज जिस समय निकला है, इसी समय पिछले वर्ष भी निकला था और इसी समय अगले वर्ष भी निकलेगा। ये जो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, इसकी कामना की गई है कि ये मेरे मन वचन कर्म में भी हो। ये सब कुछ मैं भी इसको अंगीकार कर लूं, मैं भी इससे सराबोर हो जाऊं। मेरे मन वचन कर्म में सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ झाला ना हो, ऐसी मंत्र से ये कामना हमने की है। अब अपने विषय पर आते हैं। देखिए, शुक्राचार्य जी के बारे में हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि आचार्यों का योगदान हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में विशेष रहा है, और ये सच्चाई है। क्योंकि आचार्य वह होता है जो आचार ही देता है और आचार ही ग्रहण करता है। उससे अलग वो कुछ तीसरी चीज ना देता ना लेता। तो जो आचार में सबको बांधता है और स्वयं भी बंधकर चलता है, संयमित और संतुलित होकर के चलता है, कहां पर क्या हो रहा है ये देखा जाता है उसके द्वारा। और यदि वह अकरणीय कर्म है, जो करने योग्य नहीं है, ऐसा है, यानी अधर्म और अनीति का पोषक है, तो उसको ये विशेष अधिकार होता है कि वो हाथ उठा देता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमारे शुक्राचार्य जी ने यह भी कहा कि जब मंत्री मंडल के लोग सभा में बैठे हों, तो उनके भीतर इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वो लोग यदि कहना चाहते हैं, यदि यानी असहमति में अपना हाथ उठाना चाहते हैं, तो वो हाथ उठाएं। और ये भी कहते हैं, और ये मनु महाराज से चला रहा है लाखों करोड़ों साल पहले से। ये तो अब 3000 साल पहले हुए। उनकी बातों को इन्होंने अपने आचार नीति में, अपनी नीति में, नीति सार में स्थापित किया। पूर्व के जितने भी आचार्य इस प्रकार के रहे, उन सबको इन्होंने सम्मान दिया। तो राजा को कर्कश बोलने वाले को सम्मान देना चाहिए। आज तो चाटुकारों को स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उन्हीं को बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि राजा उन लोगों को पसंद करे जो उससे स्पष्ट होकर के रूखी भाषा में बात करते हैं। इससे क्या होगा कि उसके सामने स्पष्ट कहने की क्षमता लोगों के भीतर बनी रहेगी। और यदि वह उनसे क्रोधित होता है, तो समझिए कि वह अपना ही विनाश कर रहा है। चाटुकारिता जब आ जाती है, तो चाटुकारिता का अभिप्राय होता है कि राजा को उसके दोषों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कठोर भाषा बोलने वाले लोगों को पसंद करे। राजा के बारे में हम बता रहे थे कि उसके भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसके भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। बहुत संक्षेप में संकेत के रूप में हम बताएंगे कि राजा सदा दर्शन विद्या, वेद अध्ययन, व्यापार नीति और राजनीति, इन 4 विद्याओं का अध्ययन करता रहे। दर्शन नीति का भी विचार करे, राजनीति का भी विचार करे, वेदों का भी अध्ययन करता रहे, कहीं अधर्म ना हो जाए, कहीं पाप ना हो जाए। क्यों ऐसा करना अनिवार्य है? जब हम बोलते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वै यद भद्रम तन्न आस्वै, तो इसमें आप भद्र की कामना करते हैं, भद्र के लिए कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर मेरे भीतर भद्र को स्थापित कर। हम बड़े आराम से किसी जो सीधा साधा सा बावला सा व्यक्ति होता है उसको कह देते हैं बड़े भद्र पुरुष हैं।
जब उसको हम भद्र पुरुष कहते हैं तो हम समझिए कि भद्र शब्द का अपमान कर रहे हैं। जो अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुति ना दे सके, जो अपने मन की बात को सही ढंग से सही शब्दों में कह ना सके, जो दूसरे के आभा मंडल में जाकर के अपने आप को विलीन कर दे, उसके सामने उसकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाए, वह व्यक्ति भद्र नहीं होता, भद्र पुरुष नहीं होता। भद्र के लिए कहा गया है कि संपूर्ण भूमंडल का शासक हो और संपूर्ण भूमंडल का शासक होकर के भी निरोग हो और धर्मानुकूल आचरण करने वाला हो। भद्र की ऊंचाई उस जगह जाकर के समाप्त होती है। उसके बाद भी मोक्ष प्राप्त कर ले, कितनी बड़ी साधना, कितनी बड़ी तपस्या। संसार में केवल अपने एक परिवार को चलाने के लिए ही हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, और यहां तो कहा गया कि संसार का चालक हो, और संसार को चलाते चलाते भी मोक्ष पद का अधिकारी हो। कितनी ऊंची साधना है। लेकिन इसी ऊंचाई तक पहुंचाना भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रहा। इसलिए राजा से ही अपेक्षा की जाती है कि वह भद्र की उपासना करने वाला हो। इसलिए शुक्राचार्य जी ने भी मनु महाराज की पद्धति को, प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया कि राजा वेद अध्ययन करने वाला हो, सदा दर्शन विद्या में लीन रहने वाला हो, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो, पवित्र हो, न्यायशील हो, धर्मशील हो, जिससे उसके राज्य में सभी जन आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे अनेक गुणों का वर्णन शुक्राचार्य जी ने अपने राजा के बारे में किया है। अब राजा भी कितने प्रकार के होते हैं ये उन्होंने बताया। राजा के बारे में वो बताते हैं कि राजा 6 प्रकार के होते हैं। राजा के प्रकार 6। आज तो हम छोटे मोटे रियासतों के राजाओं को भी राजा कह करके बोल लेते हैं। छोटे से भूमंडल पर, छोटे से टुकड़े पर जिसने राज्य स्थापित कर लिया, अपने अपने जातीय अभिमान में लोग अपने अपने जाति के राजा को सम्राट तक कह देते हैं। ये नहीं जानते कि सम्राट होता कौन है, राजा होता कौन है, कितने स्तर तक जाकर के उसको राजा कहा जाएगा। अब से 3000 साल पहले के बारे में आप कल्पना कीजिए कि कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी, और फिर 3000 को मनु तक ले जाइए, क्योंकि मनु की व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने वाले शुक्राचार्य हैं। तो सारे संसार की आज की राजनीति आपके आचार्यों के समक्ष नतमस्तक होती हुई दिखाई देगी। जो हमारे संचालक महोदय दिनेश जी कह रहे थे कि आचार्यों का बड़ा योगदान होता है, तो आप समझिए कि आपके आचार्यों के समक्ष सारे संसार की राजनीति, सारे संसार के राजनीतिक मनीषी, राजनीति शास्त्री सब नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे। राजा, बहुत छोटा राजा, जहां से इसकी शुरुआत होती है, वो सबसे पहला जो होता है उसको कहते थे सामंत। और सामंत वो होता था जिसकी सालाना आय राजस्व से 1 लाख से 3 लाख होती थी, उसे सामंत कहा जाता था। और अब से 3000 साल पहले के बारे में जरा सोचिए कि उस समय 1 लाख से 3 लाख कितने बड़े क्षेत्र से निकल करके आता होगा राजस्व। लेकिन जिसकी इतनी इनकम होती थी, आय होती थी, उसको हमारे यहाँ पर सामंत कहने की परिभाषा
स्थापित की गई थी। उसके बाद जिसकी 3 लाख से 10 लाख तक की आय होती थी, उस राजा को मांडलिक कहा जाता था। हमने आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, मांडलिक राजा थे, लेकिन वो था ही मांडलिक, फिर दोनों साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि न्यायालयों में अक्सर अगर आपने कार्यवाही को देखा हो तो जो कार्यवाही पंजिका उनकी पुस्तक उसमें पत्रावली पर होती है, उस पर वो लिखते हैं, अक्सर लिखते देखे होंगे आपने, पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु अमुक दिनांक को पेश हो। तो यहाँ पर हेतु और वास्ते दोनों एक ही शब्द हैं। अंतर केवल इतना है कि हेतु हिंदी का शब्द है और वास्ते उर्दू का शब्द है। उन लोगों को अज्ञान होता है, उन लोगों को दोनों शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होता, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। वास्ते साक्ष्य हेतु, ये गलत परंपरा है। तो हमको मांडलिक राजा नहीं कहना चाहिए, मांडलिक ही कहना चाहिए, राजा नहीं लगाएंगे उसके पहले। तो 3 लाख से 10 लाख तक जिसकी इनकम होती थी उसको मांडलिक कहते थे, और 10 लाख से 50 लाख तक जिसके पास आय के स्रोत होते थे, उतने बड़े भूभाग के राजा को महाराजा कहा जाता था, महाराजा। और इससे आगे 50 लाख से 1 करोड़ तक जो राजा जाता था उसको स्वराट कहा जाता था, स्वराट। ये थी सीढ़ियां जिनसे उनके पदों का निर्धारण होता था, उनके क्षेत्र का अधिकार का निर्धारण होता था, उनकी महिमा का, उनके गौरव का, उनके वैभव का पता चलता था। जैसे आप किसी कार्यालय में देखते हैं, तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद डीएम, उसके बाद कमिश्नर, और उसके बाद भी फिर इनका सचिव जो उत्तर प्रदेश में बैठा है। इस तरीके से सीढ़ियां से चलते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो 1 करोड़ तक का होता था वो स्वराट होता था, और 10 करोड़ से 50 करोड़ वाला जिसका राजस्व से इनकम का स्रोत 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जाता था, उसे कहते थे विराट। और जिसकी कमाई अरबों में जाती थी, ऊपर फिर कितनी ही हो, अरबों में जाती थी, उसको कहते थे सम्राट। अब आपके पास तो एक से एक बढ़कर के सम्राट हो गया। खास तौर से मुगलों को तो सबको ही आपने सम्राट कहा, और जो केवल लाल किले तक सीमित रह गए थे, जिनका सिरमौर सबसे लास्ट का बहादुर शाह जफर रहा, उसको भी आपने सम्राट कहा। हमने सम्राट का हमको पढ़ाया गया। तो वो आपके सम्राट की श्रेणी में कहीं आते भी हैं कि नहीं आते हैं, जरा देखिए। जब हम अपने मूल से कट जाते हैं, जब हम अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, जब हम अपने इतिहास से कट जाते हैं, इतिहास की परंपराओं से कट जाते हैं या काट दिए जाते हैं, तब ये स्थिति आती है कि हम जो चाहे जिसको जो बोल दें। किसको कितना बड़ा सम्मान देना है और कब देना है, किस परिस्थिति में देना है, क्योंकि हम अपने आप से कटे होते हैं, इसलिए हमको पता नहीं होती, तो हम कहते जाते हैं कि सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट, जिसके पास अपना खर्चा चलाने की भी क्षमता नहीं थी, जिसके द्वारा लाल किले में भी शासन पूरी तरह स्थापित नहीं था। उसकी पत्नी ही उसकी पिटाई कर देती, उसके कर्मचारी उसके खिलाफ प्रत्येक प्रकार की बदतमीजी करते थे, उनको भी हम सम्राट कहने लगे। सम्राट शब्द के साथ किया गया अन्याय है। अब ये सम्राट होता कौन था? आप देखिए, जो आज का यूएनओ का चेयरमैन है, महासचिव जिसको बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को हम मानते हैं कि वह सम्राट हो सकता है,
लेकिन ये उसकी धुंधल की छाया है, धुंधली सी, ये उसकी धुंधल की छाया है, इसका कोई उससे अभिप्राय नहीं। वो तो संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता था और संपूर्ण भूमंडल के स्वराट, विराट, मांडलिक और सामंत उसके अधीन रह करके शांति पूर्वक शासन करते थे। जैसे अभी शांति पाठ के बारे में हम समझ रहे थे कि शांति शांति शांति, कहीं कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता था, बल्कि शांति पूर्वक, विचार पूर्वक, पूर्ण मनोयोग के साथ केवल और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता था। ये थी शांति व्यवस्था। अधिकारों का उपद्रव तो शांति नहीं, अशांति फैलाता है। और जब सब सुव्यवस्थित ढंग से एक दिशा में बढ़ते हुए काम करने के अभ्यासी हो जाते हैं, अवस्था को कहा जाता है शांतिपूर्वक शासन करना। जब सब शांति की साधना करते थे, शांति की उपासना करते थे, शांति की आराधना करते थे, शांति के गीत गाते थे, तो कहीं कोई किसी की जाकर के मेंढ नहीं तोड़ता था। राजा के लिए यह भी अनिवार्य था कि यदि कोई राजा ऐसा है कि जो दुष्टता करता है और अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, तो केवल उस राजा को हटाया जाएगा, वहां की जनता को, वहां की प्रजा को उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। और उसको हटाने के बाद वहीं के उसी कुल के किसी व्यक्ति का राज सिंहासन पर राज तिलक कर दिया जाएगा। यानी राज्य हड़प नीति नहीं होगी। और यही परंपरा हम रामचंद्र जी के द्वारा देखते हैं। रावण के भाई विभीषण को उन्होंने राज तिलक किया और जीती हुई लंका उसको दान में दे दी। श्री कृष्ण जी ने भी यही किया। अन्य अनेक सम्राट ऐसे रहे जिन्होंने राजशाही, क्रूर राजशाही के विरुद्ध, केवल राजशाही के विरुद्ध, उस राजशाही के अधीन रहने वाली जनता के विरुद्ध नहीं, उसके विरुद्ध अत्याचार वो निर्णय लिए और उनको हटाया। तो ये जो हमारा राजा होता था उस समय, जिसको हम सम्राट कहा करते थे, ये विश्व का राजा होता था, सार्वभौम राजा होता था, इसलिए सम्राट था। और वह सारे भूमंडल का ये देखभाल करता था कि कहीं पर कोई अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है। चारों ओर के समाचार कलेक्ट करता था। अब विश्व राजधानी जहां होती होगी, जो अयोध्या रही बहुत समय तक, उस अयोध्या नगरी में बैठकर के संपूर्ण भूमंडल के समाचार लेना, तो नेटवर्क कितना प्रबल रहा होगा, जरा विचार कीजिए। और शुक्राचार्य जी अपनी इसी नीति सार के अनुसार हमको ये भी व्यवस्था करके देते हैं कि राजा प्रातः काल में जब उठेगा तो वह उठने के बाद धर्म और अर्थ का चिंतन करेगा। धर्म के अनुकूल अर्थ एकत्र हो रहा है, यानी उसमें सुचिता है कि नहीं है, पवित्रता है कि नहीं है, कहीं अन्याय और अत्याचार से तो नहीं हो रहा है, इन दोनों पर चिंतन करेगा। प्रातः काल में उठने के बाद संध्या करेगा। संध्या का अभिप्राय होता है सम्यक ध्यान, ईश्वर का विचार पूर्वक ध्यान करना। आज की भाषा में उसको मेडिटेशन कहने लगे, लेकिन मेडिटेशन में और आपके इसमें अंतर है। जैसे हम अभी यूएन के बारे में बता रहे थे, यूएन का महासचिव कभी भी संसार का राजा नहीं हो सकता। उसके पास अपनी सेना नहीं है, उसके पास
शांति स्थापित करने के अधिकार नहीं है, प्रतीकात्मक है बस। जैसे उसको अमेरिका का ट्रंप चाहता है या वहां का राष्ट्रपति चाहता, गर्दन पकड़ता, झुका लेता, सिग्नेचर करा लेता। ये सार्वभौम राजा की कल्पना मात्र है। मैं कह रहा हूं धुंधल की छाया, छाया जिसमें चेहरा भी ना पहचानने में आए। तो इसके लिए जब ये 1945 में स्थापित की गई तो अलग अलग देशों ने इसके लिए दान दिया। किसी ने इसके स्टाफ का खर्चा वहन करने का दायित्व संभाला, किसी ने इसके लिए फर्नीचर दिया, किसी ने इसके लिए अन्य दूसरी जो टाइल्स वगैरह होती हैं, इटालियन टाइल्स लगाई गई थी, इटली ने दी थी। आदि आदि अनेक देशों ने इसके लिए सारी व्यवस्थाएं करके दी। तो वो उनके रहमो करम पर रहने वाला एक वैश्विक संस्था है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन आपका सार्वभौम राजा कहां तक जाता था और उसकी क्या विशेषताएं थीं, कितना क्षेत्राधिकार था, ये बात विचारणीय है। संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता था। और वो कहां से करता था? आपके अयोध्या नगरी से। यहां से बैठ करके आप सारे संसार की खबरें लिया करते थे। तो शुक्राचार्य जी उसकी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रातः काल में वह धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर संध्या करे और उसके बाद थोड़ा भ्रमण करे, व्यायाम करे, फिर अपने लोगों के माध्यम से 24 घंटे में क्या क्या हुआ है पूरे राज्य के समाचार सुने। पूरे राज्य के समाचारों को सुनने के बाद जहां जहां पर जो कुछ ऐसा हो सकता है कि राज्य की आवश्यकता है और राज्य को उस पर उचित निर्णय लेना चाहिए, वहां पर फिर वो उचित निर्णय लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे, या कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदा इस समय बाढ़ आदि की हमारे देश में आई हुई है तो इनके लिए निर्णय ले। राजा के लिए शिकार खेलने की व्यवस्था की गई। लेकिन जब कभी कहीं आप चर्चा में हो तो चर्चा के समय आप बताया करें, अक्सर मुस्लिम लोगों का आक्रमण इस बात को लेकर के ये होता है कि आप भी उस समय शिकार किया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर शिकार केवल इसलिए किया जाता था कि जिससे हमारे राजा महाराजा सैनिक आदि युद्ध अभ्यास में पारंगत हुए रहें, वो प्रातः काल पसीना निकाल लें, दौड़ने में अपने आप को मजबूत बनाए रखें, घोड़े की सवारी भी किस तरीके से करनी है, कहीं जाकर के जंगली सुअर पर या किसी शिकार पर जाकर के चलते चलते भागते भागते जाकर के उस पर अटैक करना है, भाले से मारना है, तीर से मारना है, कमान भी संभालनी है, मुंह में लगाम भी संभालनी है, या किसी भी तरीके से जैसे भी आप जिस समझते हैं ये सब चीजें आपकी होंगी। तो इससे आपका प्रत्येक दिन सैनिक अभ्यास होता रहेगा। अत्यंत विषम परिस्थितियों में आप कैसे शिकार कर सकते हैं अपने शत्रु का, ये आप समझ सकते हैं। ये आपके अभ्यास की चीज बनी रहेगी, इसलिए शिकार होता था। और शिकार भी कई बार तो केवल भाग दौड़ के लिए होता था, मारने के लिए नहीं। मान लिया हिरण के पीछे भागना, जरूरी नहीं है को मार दिया ही जाएगा, लेकिन आपको दौड़ना है, आपको अभ्यास करना है। जिस झाड़ी में जाकर के छुपा उस पर तीर चलाना, लेकिन कई बार यह भी था कि उसको मारा नहीं जाएगा। निरपराध को जीवों पर दया भी करनी। आपको मालूम है ना वो एकलव्य का उदाहरण, जब वह साधना कर रहा था, अपने तीरों से अपने लक्ष्य को बेंध रहा था, तो एक कुत्ता उसके पास में खड़ा हुआ था और वो कुत्ता बार बार भौंक भौंक करके उसका ध्यान भंग कर रहा था। पीछे गुरु द्रोणाचार्य जी और पांडव आदि उसके उस दृश्य को देख रहे थे। उसने देखा कि कुत्ता
अभी तक नहीं आए हैं द्रोणाचार्य आदि, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता बार बार उसका ध्यान भंग कर रहा है, तो उसने कुत्ते को निरपराध मानते हुए, वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति में शामिल है, वो उसका स्वभाव है, ये मानते हुए कुत्ते को निरपराध माना कि मारना नहीं है, लेकिन तीरों से उसका मुंह इस प्रकार से भर दिया कि कुत्ते की जुबान बंद हो गई, भौंकना बंद हो गया, और कुत्ता उन तीरों को मुंह में लेकर के वहां से भाग लेता है। तभी उस चीज को देख करके, उस दृश्य को देख करके अर्जुन का ध्यान उधर की तरफ जाता है, और वो कहता है कि ऐसा तीरंदाज कौन है कि जिसने कुत्ते को मारा नहीं है लेकिन कुत्ते का मुंह बंद कर दिया है। निश्चित रूप से तेरे से बड़ा धनुर्धारी है। तब आगे की घटना आगे बढ़ती है। यहाँ पर इस प्रसंग को केवल इसलिए बताना मैं उपयुक्त मान रहा हूं कि हमारे यहाँ पर तो धनुर्धर योद्धा किसी छोटी सी गलती पर पशु को भी इस तरीके से आतंकित नहीं करते, उसके भी प्राण लेने की चेष्टा नहीं करते। यह है भारत, यह है भारत को समझने का अभियान, ये भारत की आत्मा के साथ अपने आप को तारतम्य स्थापित कर लेना। तो राजा इस प्रकार की दिनचर्या में बंधा हुआ रहेगा। उसके बाद वह कुछ समय के लिए आराम करेगा। सायंकालीन सत्र फिर इसी प्रकार से आरंभ होगा, और सोने से पहले राजा अपने राज्य की फिर गुप्तचरों के माध्यम से सूचना लेगा। कल कहीं पर जो कोई ऐसी घटना घटित हो गई थी, आज उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, अग्रिम कार्यवाही किस प्रकार आगे बढ़ी, इस सारे प्रकरणों की जानकारी राजा लेगा। और उसके बाद उसके लिए बताया गया कि राजा 8 घड़ी निद्रा लेगा। 8 घड़ी निद्रा का मतलब है एक घड़ी में होता है 45 मिनट का समय। 45 मिनट से हो जाते हैं 6 घंटे। इसका अभिप्राय हुआ कि आज जो आप देखते हैं कि हम 10 बजे से 6 बजे तक सोते हैं, अब तो नई पीढ़ी जो मैकाले के मानस पुत्र हैं, उन्होंने तो व्यवस्था को बदल दिया। लेकिन अभी बहुत लोग बैठे हैं जो 60, 70, 80 की एज के हैं, 50 की एज के भी हैं, वो भी प्रातः काल में शीघ्र उठते हैं। और ये परंपरा कहां से चली आ रही है? मनु महाराज के जमाने से। शुक्र नीति में उसको और भी स्थापित करने का प्रयास किया गया, राजा के लिए स्थापित किया गया। राजा के माध्यम से प्रजा में अपने आप वो संस्कार चला जाएगा। इसलिए राजा के लिए बताया गया कि राजा प्रातः काल में 4 बजे बिस्तर छोड़ दे। 45 मिनट की एक घड़ी होने का मतलब 6 घंटे हो जाते हैं, और 6 घंटे का हो जाने का अभिप्राय होता है कि राजा को 10 बजे से 6 बजे तक निद्रा लेनी चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश राजा के लिए हुआ, और जो राजा के लिए है वही प्रजा के लिए है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, इस बात को मान करके हमारे लोग चला करते थे। उन्होंने राजा को ज्यादा से ज्यादा साधने का प्रयास किया, धर्मानुकूल चलाने का प्रयास किया, मर्यादा में बांधने का प्रयास किया। राजा मर्यादित रहेगा, शिष्ट आचरण करेगा, तो जनता अपने आप दूसरों का सम्मान करेगी। आज के राजा महाराजाओं को तनिक देखिए, आपके देश में कितने राजा हैं? 793, 250 राज्यसभा के, और 543 आपकी राज्यसभा के, और 543 लोकसभा के। उनके लिए यह व्यवस्था कितनी आवश्यक है। लेकिन कहीं पर भी आपके संविधान में राजा की दिनचर्या के बारे में, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों या विधायकों की दिनचर्या के बारे में कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
राजा किस किस प्रकार से काम करेगा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हृदयहीन शब्दों के माध्यम से व्यवस्थाओं को बांधने का, धाराओं को बांधने का प्रयास किया गया। लेकिन आपके वर्तमान प्रधानमंत्री शुक्र नीति और मनुस्मृति की मर्यादाओं को जानते हैं, इसलिए उनके पास तो 6 घंटे सोने का भी समय नहीं होता है। जब देश बाढ़ से जूझ रहा है और कुछ लोग मर्यादाहीन शब्दों के माध्यम से मात्र शक्ति को अपशब्द बोल रहे हैं, और जब अभद्रता के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तब आपके देश के प्रधानमंत्री ने चुपचाप एक नई जंग जीत ली है। केवल और केवल एक योद्धा, केवल और केवल एक योद्धा ने जाकर के आपके ट्रंप को जिस प्रकार से शिकस्त दी है, चीन और रूस को अपने साथ ला करके जिस प्रकार से भारत का डंका विश्व में बजाया है, वो बहुत बड़ी जंग जीती गई है, बहुत बड़ा युद्ध जीता गया है, और उसका अकेले योद्धा नरेंद्र मोदी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उनके लिए कोई श्रेय नहीं जाना चाहिए, सेना के लिए श्रेय जाना चाहिए, तो अब श्रेय किसके लिए जाएगा इतनी बड़ी जंग को जीत करके जो लौटे हैं? बहन जी ठीक कह रही हैं, विश्व गुरु भारत। अरे विश्व गुरु भारत बनाने के लिए तीसरे स्थान पर आपकी अर्थव्यवस्था को ला देना, विश्व गुरु तो बन चुका भारत। बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है, और यह तब संभव हुआ है कि जब भारत भारत के साथ जुड़ा है, भारत की आत्मा के साथ जुड़ा है, भारत का तेजस्वी राष्ट्रवाद भारत के मौलिक चिंतन के साथ जुड़ा है, मनु के साथ जुड़ा है, शुक्राचार्य के साथ जुड़ा है, राम के साथ जुड़ा है, श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। तब आपने वो कमाल करके दिखाया है। जब हम इनसे भाग रहे थे, जब हम इनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे कुछ नहीं लगते, हमारे तो पश्चिम के चिंतक हमारे प्रेरणा स्रोत है, हम उनके सामने नतमस्तक हुए खड़े हैं। तब आप दब्बू राष्ट्र का प्रदर्शन कर रहे थे, और आज आप एक दबंग राष्ट्र के रूप में विश्व में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए अपने साथ जुड़ना, अपने आप को खोजना, अपने आप को समझना समय की आवश्यकता होती है। बात आचार्य से आरंभ की थी। चाणक्य आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं कि पलायन नहीं, पराक्रम दिखाने की आवश्यकता होती है। प्रयाण नहीं करना है, पराक्रम दिखाना है। और चाहे हमने कुछ किया अपने प्रधानमंत्री के साथ, कुछ का अभिप्राय, हमने उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के सब कुछ शांत भाव से करते जा रहे हैं। इस बात की कोई शिकायत आपसे नहीं करते कि मुझे आपने पूर्ण बहुमत क्यों नहीं दिया था। केवल और केवल एक ही बात है कि मेरा राष्ट्र प्रबल हो, सबल हो। इसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं और इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने गांवों की भी स्थिति को साफ किया है। उन्होंने 8 प्रकार के गांवों का उल्लेख किया है, वो भी कर के आधार पर। राजस्व जितना देगा उसके अनुसार अलग अलग ग्रामों की व्यवस्था उन्होंने की है। समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। एक बात कह करके समापन की तरफ मैं भी चलता हूं। भूमियों की माप के बारे में भी उन्होंने व्यवस्था दी। 5000 हाथों का मतलब यहां से जो हमारी कोहनी होती है, यहां से आगे का जो ये हमारा हाथ होता है, और ये जो हमारी मध्यमा अंगुली होती है, इसका अंतिम जो ये स्थान होता है, यहां तक का जो एक ये है, इसको एक हाथ कहते हैं। आज के
माप के लिए आपके पास में फुटा है, तो जो पैमाना या फुटा या फीटा जिसको आप बोलते हैं, ये इसका अभिप्राय हो गया कि 1.5 फीट यानी 18 इंच। एक सामान्य व्यक्ति का कद जिसका लगभग 5 फीट 11 इंच 10 इंच 8 इंच के करीब होता है, हम जैसी हाइट वाला व्यक्ति, इसके उसका हाथ निश्चित रूप से 1.5 फीट का होता है। और उस समय ये आम था, आज इससे नीचे का आम हो गया है। तो इस तरीके के 5000 हाथों से एक कोस बनता था, आज जिसको हम बोलते हैं कोस। इसी प्रकार से हाथों से ही गट्ठे की माप होती थी, गट्ठा बनाया जाता था, जिसको आज हम 8.25 फीट का मानते हैं, और उससे खेतों की पैमाइश की जाती थी। जब हम अपनी इन व्यवस्थाओं की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हम पश्चिम की ओर को भाग लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारे अन्नदाता हो, प्रेरणादाता हो, तुमने ही तो अकल दी हमको। हमारे पास तो हजारों साल पहले से ही अकल थी, ये बौद्धिक क्षमताएं थी, हमारे पास मेधा शक्ति थी, और उसके आधार पर हम खेतों की पैमाइश इस प्रकार किया करते थे, मीलों का निर्धारण किया करते थे, योजन का निर्धारण किया करते थे। इसलिए दूसरे की तरफ जाकर के देखने की बजाय अपनी तरफ देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारत को समझो अभियान का अभिप्राय यही है, भारत को समझना है, भारत की आत्मा को समझना है। राजा किस प्रकार से अपनी राजधानी का गठन करेगा, राजधानी कहां होगी, राजधानी की किस दिशा में शस्त्रागार होगा, किस दिशा में मंत्रिमंडल के लोगों का स्थान होगा, किस दिशा में उसके मंत्रीगण और अधिकारीगण रह रहे होंगे। यदि आप अपने वर्तमान प्रधानमंत्री को देखें, मैं किसी की प्रशंसा में नहीं आता हूं, मैं व्यक्तिगत ये बताना चाहता हूं कि आज आप किस प्रकार से अपने आप से जोड़ दिए गए हैं। आपकी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई और उस नए संसद भवन के पास इधर अधिकारी रहेंगे, इधर मंत्रीगण रहेंगे, इधर फला कार्यालय होंगे, ये होगा ये होगा, ये सारी की सारी व्यवस्था उसी अनुरूप कर दी गई है। जो कहते हैं कि भारत के बारे में तो कुछ हो नहीं रहा, भारत के बारे में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो हो गया। जिसमें ये लोग शोर जो मचाते हैं आपके लिए, भगवाकरण हो रहा है, राजनीति का भगवाकरण हो रहा है, फला हो रहा, यही तो चीजें हैं, वो दर्द जो पैदा कर रही हैं। और ये पैदा हो रही हैं कहां से, कितने प्राचीन काल से। शिवाजी ने जो परंपरा ली थी शुक्रनीति की, शिवाजी ने जो परंपरा ली थी मनुस्मृति की, और उसके आधार पर जो उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, उसी को आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये भाषणों में नहीं आती हैं चीजें कि मैं कहां से ला रहा हूं। इसलिए सोचिए, विचारिए और देखिए, परिस्थितियों का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए कि कहां कहां पर कितना कितना कैसे कैसे हो गया है, तो पता चलेगा कि ये दर्द जो हो रहा है, ये दर्द का अभिप्राय क्या है। सभा भवन, कूप, सड़कें, उद्यान, सड़कें कितने मीटर की होंगी, मीटर नहीं है उस समय, हाथ है, तो 45 हाथ की सड़कें बताई गई हैं। राजभवन के इर्द गिर्द जो होंगी 30 फीट की और 20 फीट की, 30 हाथ की और 20 हाथ की, सॉरी, ये भी सड़कें हैं जो छोटी हैं। और 10 हाथ वाली गली कही जाती थी, आज भी गली कहते हैं आप उसको, वीथी का। प्रत्येक साल में सड़कों का, कंक्रीट की सड़कों का निर्माण राज्य के द्वारा होता रहेगा, ये भी आपके ये बता रहे हैं। अब जब आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखते हैं और वहां पर ये सब चीजें मिलती हैं, तो आप कहते हैं कि इस पर मेसोपोटामिया बताया जाता है, आप नहीं कहते हैं। मेसोपोटामिया बेबीलोन की संस्कृति का प्रभाव है, वहां की सभ्यता का प्रभाव। अरे आप पर किसी का प्रभाव नहीं है, आपका ही दूसरों पर प्रभाव है, क्योंकि आपके पास तो लिखा रखा है कि हमारी गलियां कैसी होंगी, हमारी ईंटें कैसी होंगी, हमारे उद्यान कैसे होंगे, हमारे भवन कैसे होंगे। ये जो आप कोठा बोलते हैं, कोठा नहीं है, कोठा नहीं है, कोष्ठक शब्द है।
कोष्ठक, कोष्ठक से कोठा बन गया, और कोष्ठिका, कोष्ठिका से ही कोठी बन गई है। आपका शब्द है, आपका मौलिक शब्द है, आपका मौलिक संस्कृति का शब्द है, आपके मौलिक संस्कृत का शब्द है कोष्ठिका, जिसमें कम से कम 3 से लेकर के 6 तक या उससे आगे भवन, कमरे होंगे, कक्ष होंगे, उसको कोष्ठिका बोलते थे, कोठी। ये अंग्रेजों की देन नहीं है, आपका शब्द था, प्राचीन काल से आप कहते चले आ रहे थे कोष्ठिका। अंग्रेजों ने जब बनानी आरंभ की तो उन्होंने अपने बंगले बनाए, उन बंगलों को आपके लोग कोठी कहते थे, और ये प्राचीन काल का शब्द है, प्राचीन काल का शब्द। तो अपने बौद्धिक आभा मंडल को हम यहां तक सीमित न कर हम पीछे जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे तो पता नहीं कितने शहर हमारे यहाँ रहे होंगे, पता नहीं कितने शहर थे। तो उसमें शस्त्रशाला किधर होगी, अश्वशाला किधर होगी, पाकशाला किधर होगी, धर्मशाला किधर होगी, देवालय किधर होगा, और तोपों का स्थान भी कहां पर होगा। देखिए, तोप शब्द भी प्रयोग किया गया, भुसुंडी शब्द बंदूक के लिए प्रयोग किया गया, ये भी कहां रखे जाएंगे। इस एक तोप शब्द के यहां पर आ जाने से पता चलता है कि हजारों साल पहले जब आपको तोपों का ज्ञान था, तो बाबर कौन होता है कि वो यहां पर लेकर के तोप आया था, और हमको उस दिन से तोपों की जानकारी हुई थी, उससे पहले जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर के अपने आप को खोजना, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में विचारना, ये समय की आवश्यकता है। प्रयाण करना नहीं है, पराक्रम दिखाना है, पराक्रम के लिए उठ खड़ा होना है। अपनी सेना बना लीजिए, अपने आप को सेना का सेना नायक समझिए, सेना सैनिक समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन अपने आप को सेना के रूप में देखिए। मैं सनातन की सेना का एक अंग हूं, मैं सनातन के लिए समर्पित हूं, मैं सनातन के लिए कुछ करना चाहता हूं। जब ये भाव लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी का अभियान सफल होगा, और हमारा भी अभियान सफल होगा। हमारा से अभिप्राय, हम सब का अभियान भारत विश्व गुरु बने, भारत का डंका सारे विश्व में बाजे, ये हम सब का एक सामूहिक संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आपसे विदा लेता हूं। ओम शम। जी आदरणीय, बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ही सरल शैली के माध्यम से आपने एक दर्पण छाया चित्र दिखाने की कोशिश की, और सफलता के साथ हमने देखा इस तस्वीर में कि किस तरह से हमारी जो नीति है और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता है सिद्ध होती हैं। इस बीच कई भी सारे प्रश्न भी मन में कौनते हैं, वो वर्तमान को लेकर के, कि जब आप कहते हैं कि राजा यथा राजा तथा प्रजा, तो वर्तमान में कई बातें हमें दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन कई बातें कुआसे के, धुंध के पर्दे के पीछे जैसे लगती हैं जो हो रहा है। तो इसमें भी आने वाले समय में संभवतः समाधान हो पाएंगे। अभी कुछ हैंड रेज थे, लेकिन हैंड रेज वापस हो गए हैं। आदरणीय नीलकंठ साबले जी, आपका हैंड रेज था, कृपया आप बात रखिएगा। ओम। आदरणीय भाई साहब जी, सभी को प्रणाम। आज बहुत अच्छा लगा आदरणीय जी का ये अपने राजा राजाओं का, आज के राजा के जो ये कर रहे थे, तो ऐसे बोलने का मन हुआ कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस इसलिए मैंने एक हैंड हुआ था मेरे से। ओम प्रणाम, धन्यवाद सभी को। ओम जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलकंठ जी, और जुड़े रहा करें। आज बड़ी खुशी हुई कि बहुत दिनों बाद आप राज्य प्रभारी बन गए, जब से जो है कम समय दे रहे।
कृपया नहीं, समय देने का कष्ट करें। ओ आदरणीय भाई साहब जी, मैं बीच बीच में जुड़ता रहता हूँ और कल भी जुड़ा था अपने। हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है, अपने सभी फसलों को भी अपन सम्मान पूर्वक करती है, बोती है। ओम प्रणाम। जी, निश्चित ही आप राज्य प्रभारी भी हैं महाराष्ट्र के। राजाओं की बात भी हो रही है और प्रजा की बात भी हो रही है। यही चिंतन मनन कि हमारी प्रजा और आधुनिक राजाओं के साथ सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और जिस तरह से हमने अभी विदेश नीति में जो गिल्ली डंडे का खेल चला, उसमें प्रदर्शित किया है भारत को, ये सफलता की तरफ हम आगे बढ़े और मैं इसी क्रम में क्योंकि हैंडिस तो नहीं है, लेकिन आदरणीय पवन कुमार सर आप तक पहुँचता हूँ, आपकी टिप्पणी के लिए। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता के रूप में राकेश जी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। पुराना और वर्तमान को के परिदृश्य में किस तरह से क्या कहते हैं कि वो रीसेट करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है, उसके ऊपर अपने विचार दिए। बहुत सुंदर है। बिल्कुल इसी तरफ हम लोग सोचते थे। कई वर्ष पूर्व तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आज की परिस्थिति में हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। लगता है कि आने वाले समय पर अगर हमें मार्गदर्शन मिलता है, अगर हमें इस चीज पर हम विचार करते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसकी तुलना जब करते हैं तो पुराने जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसकी तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस तरफ उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो व्यवस्थाएं जो छूट गई थी उनको पुनः से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति जो हमारा दायित्व है या जो हमारी चीज जो धूमिल हो गई थी उसको फिर से आगे लाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब हम राजा की बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ये भी देखते हैं कि राजा अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं वो राजा की तरह नहीं है। यहाँ अभी हमारा एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। और कई जगह पर जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है और विचारधाराएं बिल्कुल उलट हैं, तो वहाँ के जो अपने राजा हैं वो दूसरे तरह से काम करते हैं। वो दूसरे तरह से यहाँ की जो राजा की व्यवस्थाएं हैं उसको नकारने का, उसका विरोध करने का, उसका जो भी नकारात्मक उल्टा जो है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर है कि हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना कि हमें बढ़ना चाहिए और इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से देखते भी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिसको मैंने अनुभव किया पिछले 1-2 महीने में, जब मैं अपने बच्चों के साथ जाकर के अलग इंस्टीट्यूशंस में गया और कई सारी चीजों को मैंने देखा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। ये भी हमने देखा है कि और मुझे उस अवसर पर बहुत सारे अन्य बच्चों से भी बातचीत करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, अनुभव करने का मौका मिला कि ये जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, बाकी सब चीजें तो ठीक है और भी चीजों में भी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा है बच्चों में, विशेषकर रिजर्वेशन की वजह से, वो अंदर ही अंदर बच्चों को खोखला कर रहा है। वो अंदर ही अंदर उनको आगे बढ़ने की उनकी जो लालसा है, उसका देश प्रेम के प्रति जो भाव होना चाहिए था, जब वो इस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं, जब मेरिट हार जाता है, रिजर्वेशन जीत जाता है। मैं रिजर्वेशन के हक में भी मतलब विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको माइनस मार्क्स मिलने वाले को जगह मिल जाती है और किसी को ज़्यादा नंबर मिल गए, वो पीछे रह जाता है, उसको जगह नहीं मिल पाती है। तो हमारे देश का युवा जो कि सामान्य श्रेणी में आ रहा है, उसको हताशा होती है, निराशा होती है और वर्तमान जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके प्रति उसका विश्वास हटता है और उसको लगता है ये देश मेरे लिए नहीं है।
ऐसा जब मैंने लोगों के साथ बड़ा डिटेल में बातचीत करके छात्रों को सुना, देखा, अनुभव किया, उनके इमोशंस देखे, कई कई लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैं उसके प्रति सेंसिटाइज़ हुआ, क्योंकि अभी तक के तो हम अपनी दुनिया में रह रहे हैं, तो ये विषय भी बड़ा गंभीर है और ये किसी भी अन्य चीज़ों के मुकाबले में बहुत ही खतरनाक भी है। क्योंकि आप टैलेंट को अगर नहीं रखेंगे, आप टैलेंट आपका अपने साथ अलाइनमेंट नहीं होगा, तो क्या सोचेंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी, आप किस चीज़ की विकसित भारत की बातचीत कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न भी मेरे सामने आए हैं और इसके प्रति भी हमें संवेदनशील होते हुए इसका क्या निदान हो सकता है, इसके ऊपर हमें आने वाले समय पर मार्गदर्शन मिले, हमें उसके ऊपर हम इसके ऊपर सोचें और जो भी सकारात्मक रूप से सोचा जा सकता है उसके लिए करने का प्रयास करें। तो एक राजा की व्यवस्था हमारे देश में समानांतर रूप से नहीं चलती है, क्योंकि राजा का अभिप्राय ये था कि उसका पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे राजा अन्य तरह से काम कर रहे हैं। वो राजा दूसरे राजा के साथ मिलके मतलब जो राजा देश का राजा है उसके विरोध में भी काम कर रहे हैं। देश विरोधी उसमें भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों पर हमारी गति वैसी हो रही है, जैसा कि हम 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम पीछे चल रहे हैं। तो इस विषय को हम अगर गंभीरतापूर्वक सोचें, मेरा केवल अनुरोध ये है कि आने वाले समय पर हम इस चीज़ पर भी बातचीत करें और एक न्यायिक व्यवस्था की न्यायपूर्वक व्यवस्था को बनाने के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा क्या दायित्व है, हमारा अपना व्यक्तिगत रूप से क्या दायित्व है, हमारे सरकारों का दायित्व क्या है और जो इसके लिए हम वोट दे रहे हैं, जो वोट के माँग रहे हैं, उनके प्रति हम लोग किस प्रकार से आगे इस चीज़ को चलें। न्यायपूर्वक व्यवस्था इसका अभिप्राय है, रिज़र्वेशन इसमें बीच में आ गया है, अन्य बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं, लेकिन न्यायिक ये जो व्यवस्था है, शुक्राचार्य जी ने जो व्यवस्था की है, जो हमारी पुरातन व्यवस्था है, वो न्याय आधारित हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसको केंद्र बिंदु मानते हुए हम आगे चर्चा करें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। आपने ये बिंदु रखे और भविष्य में इन पे चर्चा भी आवश्यक है और क्रियान्वयन भी आवश्यक है, न्याय संगत क्रियान्वयन। और इसी क्रम में आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी, कृपया आप बात रखिएगा। तत्पश्चात में योगाहार आइकॉन आपके पास आता हूँ। आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी। जी, संभवतः आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। संभवतः आदरणीय मुनिराज जी भाई साहब का हैंड रेज़ है। कृपया जी आप बात रखिएगा। समय भी हो रहा जी है, धन्यवाद। तो फिर जी समय हो गया है और बस शॉर्टकट में जैसा कि आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि आरक्षण और जो मेरिट में होते हैं उनको वो छात्र जो है मनहूस होते हैं, माइनस मार्क वाले आ जाते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर जो बात की है, मेरा ऐसा निवेदन है कि रिजर्वेशन बिल्कुल ना रखा जाए, परंतु शिक्षा एक समान हो। एक व्यक्ति मिसाल लेके लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो है लाठी लेके लड़ रहा है, दोनों का कैसे हो सकता है? एक गांव का किसान का बेटा जो उसमें टैलेंट तो है लेकिन उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसकी शिक्षा एक गांव में शिक्षा और दीक्षा जो सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने को हम सब जान रहे हैं क्या है इसकी, और जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों का एक ही प्रश्न पत्र आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो प्रश्न पत्र बदले जाए कि गांव के ग्रामीण किसान के बेटे को प्रश्न पत्र अलग दिया जाए और उसको जो हाई फाई और स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका प्रश्न पत्र अलग हो और फिर जो है आरक्षण खत्म किया जाए। उनकी ये हमारा ऐसा निवेदन है। आरक्षण के हम साथ नहीं है, परंतु जो बच्चे जिनके साधन विहीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, टैलेंट तो है, उनके साथ क्या किया जाए इस पर भी विचार किया जाए। जी ओम। मैं अनम्यूट हूँ।
आदरणीय सदन। जी जी जी, कृपया आप बात रखिए। जी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय सदन, सभी को सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब का प्रवचन व्याख्यान सुना। डॉक्टर साहब वास्तव में ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आपकी बहुआयामी विषयों में आप पारंगत हैं और आपने आज संदर्भित विषय पर आपको सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन काल के सिविल इंजीनियर को सुन रहे हैं और जो पूरी सब कुछ पूरी व्यवस्थाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बारे में बहुत ही अच्छा लगा और इसके बारे में आपका वंदन, अभिनंदन। आज आपके व्याख्यान से पहले मैं थोड़ा बहुत योग के कार्यक्रम में भी जुड़ पाया था। योगा साथ में मैंने योगा भी किया। योग किया तो बड़ा अच्छा लगा और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि प्रातः जल्दी जुड़ पाऊँ ताकि योग कार्यक्रम में भाग ले सकूं। आपका अभिनंदन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही जो बातें सामने आ रही हैं उन पर मंथन भी होगा और क्रियान्वयन भी संभवतः है इसी दशक में होगा। और अंतिम तौर पर मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर आपके पास आता हूँ। आज की कार्यक्रम अपनी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करें, ऐसे निवेदन में आपसे करता हूँ। मेरी एक नम्र सूचना थी, आरक्षण पर एक विशेष चर्चा रखी जाए, बस यही सूचना थी, क्योंकि उसके प्रॉस कॉन्स बहुत है और आज के परिस्थिति में क्या करना चाहिए इस पर एक खुली चर्चा अपने सदन में रखी जाए, यही मेरा सुझाव है। और आज की जो मुख्य अतिथि जी ने जो बात रखी वो बहुत अच्छी थी और उसी के आधार पे जो मोदी जी के संदर्भ में मुख्य अतिथि जी ने बोला, सचमुच वो न्याय संगत काम कर रहे हैं। और सज्जन शक्ति के बाद मैं एक छोटी सी वही बोल रहा हूँ कि अब मोदी जी को बदला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये जो बातें चल रही है वो अपने जगह पे है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को जनता ने चुन के दिया है 5 साल के लिए, तो सज्जन शक्ति ने बोलना चाहिए कि भाई ये हमने जो वोटिंग किया है, हमने जो किया है तो 5 साल के दिया है, तो मोदी जी को बीच में बदलने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सज्जन शक्ति ने जगह जगह पे बोलना चाहिए, यही मेरा नम्र निवेदन। धन्यवाद। जी जी, आदरणीय आर्य जी, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन शायद म्यूट हैं ऐसा लग रहा है। जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि आज आरक्षण को लेकर के जो चर्चा चली है, आदरणीय सदस्यों ने जो कुछ इस पर बोला है, तो अगला विषय अगले बृहस्पतिवार में इसी पर रखते हैं, आरक्षण या संरक्षण। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आदरणीय, बहुत ही सुंदर। जी, आरक्षण या संरक्षण, वास्तव में आरक्षण या फिर संरक्षण महत्वपूर्ण है ये समझना भी और आगे बढ़ना भी, और कहाँ आवश्यकता है संरक्षण की जी, इसका भी अनुपालन होना ही चाहिए। वहाँ हम मरहम लगाएं, ये बात भी होनी चाहिए। और इस तरह से जो आज वार्ता हुई है इस सत्र में, इसको देखते हुए हम आगे आने वाले समय में इसका दिशा निर्धारण भी करेंगे, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही आप सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में आज की योग शिक्षा जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनः मिलते हैं और जो विषय निर्धारित किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे और कल सुबह मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। ओम। आदरणीय डॉक्टर साहब को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। सभी के आप सदा इसी प्रकार से जो है इस राष्ट्र के लिए, धरती माता के लिए, हमारे समाज के लिए निरंतर जो है ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप कितना अध्ययन करते, कैसे समय निकाल लेते, हमेशा सभाएं कर रहे हैं इधर, और आप वाकई में महान पुरुष हैं। आपको प्रणाम। जी, धन्यवाद, आपके लिए भी प्रणाम।